हेलो एवरीवन। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान की सीरीज़ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जनरल नॉलेज के पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चंस की मदद से कवर करेंगे। तो आज की हमारी सीरीज़ का पहला टॉपिक है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 1, शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता क्या है? ए, शिक्षण कौशलों में निपुणता। बी, शिक्षण की विभिन्न तकनीकी के उपयोग में निपुणता। सी, शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीकों में समुचित उपयोग में निपुणता। डी, उपरोक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है शिक्षण कौशलों में निपुणता, शिक्षण के विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीक के समुचित उपयोग में निपुणता। उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है। बी, मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है। सी, मापन एक चर के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। डी, मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है और गलत है ए, मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 2016 में यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है? ए, पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि। बी, पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना। सी, पर्यवेक्षकों द्वारा उनके शोध विद्यार्थियों के शोषण को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय। डी, मुक्त विश्वविद्यालयों को पीएचडी कार्यक्रम की अनुमति देना। द करेक्ट आंसर इज बी, पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? ए, पैडागॉगी। बी, एंड्रोगॉगी। सी, ए एंड बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए, पैडागॉगी। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक समकों में सम्मिलित नहीं होती। ए, प्रश्नावली। अनुसूचियां। सी, साक्षात्कार। डी, पुस्तकें। द करेक्ट आंसर हियर इज डी, पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? ए, स्मृति स्तर। बी, विभेदीकरण स्तर। सी, विमर्शी स्तर। डी, अवबोध स्तर। द करेक्ट आंसर इज बी, विभेदीकरण स्तर। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय औषधि अनुसंधान स्थान कहाँ पर स्थित है? ए, मुंबई। बी, न्यू दिल्ली। सी, लखनऊ। डी, वाराणसी। द करेक्ट आंसर इज सी, लखनऊ। अनुसंधान संस्थान केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में है। भारतीय भूचुंबकीय स्थान मुंबई में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पैडागॉगी किससे जुड़ा हुआ है? ए, प्रयोगशाला। बी, व्यायामशाला। सी, पुस्तकालय। डी, पठन पाठन। द करेक्ट आंसर इज पठन पाठन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से फलांक की त्रुटि कौन सी है? ए, स्थान त्रुटि। बी, स्थिर अचर त्रुटि। सी, प्रत्युत्तर की त्रुटि। डी, प्रत्याशा त्रुटि। द करेक्ट आंसर इज सी, प्रत्युच्चर की त्रुटि। फलांक की त्रुटि प्रत्युच्चर की त्रुटि है क्योंकि इसके द्वारा ही सर्वेक्षण, साक्ष्य, शैक्षणिक मुद्दे आदि का निराकरण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षण का प्रभावशीलता शिक्षण के विषय के समझने पर निर्भर करती है। बी, शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक की लिखावट पर निर्भर करती है। डी, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति को विकास करना है। देखिए, डी तो करेक्ट है ही, पर यहाँ पे ग्रुप में पूछ रहा है तो ए, शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझाने पर निर्भर करती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, ए और डी। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझाने पर निर्भर करती है और शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005-2014 के दशक को घोषित किया है। ए, सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक।
बी पर्यावरण के विषय हेतु शिक्षा का दशक, सी पर्यावरण के लिए शिक्षा का दशक, डी पर्यावरण जागरूकता हेतु शिक्षा का दशक। द करेक्ट आंसर हियर इज ए, सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक। ईयर आपको याद होना चाहिए, वो ये पूछ देगा कि सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक कौन से वर्ष को हम लोग घोषित किया था, तो हमें पता होना चाहिए 2005 से 2014। क्वेश्चन नंबर 12, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे ए प्रोफेसर यशपाल, बी प्रोफेसर पूनम बत्रा, सी प्रोफेसर DM कोठारी, प्रोफेसर विवेक पासी। द करेक्ट आंसर इज ए, प्रोफेसर यशपाल जी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सही जोड़ कौन सा है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बनी है सितंबर 1981 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वयस्क शिक्षा, ऑप्शन डी प्रथम शास्त्रीय भाषा कोंकणी। द करेक्ट आंसर हियर इज बी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 में स्थापित हुआ है। ये सही है, बाकी गलत है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका 1988 है, आप लोग इसका भी ईयर चेक कर सकते हो और ये प्राथमिक शिक्षा के लिए है, ठीक है। वहीं प्रथम शास्त्रीय भाषा हमारी तमिल है, प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमारा प्राथमिक शिक्षा के लिए था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अगस्त 1995 में है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985, ये ऑप्शन सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है ए उच्च शिक्षा, बी उच्च प्राथमिक शिक्षा, सी माध्यमिक शिक्षा, डी उच्च माध्यमिक शिक्षा। द करेक्ट आंसर इज डी उच्च माध्यमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का एक समूह है, बी इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शिक्षक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है, सी इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना है, डी इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना है। यहाँ पे इसने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज सी, इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थापना निरूपित करना है, ये गलत है, बाकी 3 हमारे सही है। क्वेश्चन नंबर 16, स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज ए, निदान होगा, फिर प्रक्षेपण, फिर प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? ए लैंगिक दूरियों को कम करना, बी आर्थिक एवं नियोगिताओं बाधाओं को दूर करना, सी सन 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में में अवधारण, डी उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक। तो इसमें से जो नहीं है वो है सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी लैंगिक दूरियों को कम करना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का एक उद्देश्य है, आर्थिक एवं नियोगिताओं बाधाओं को दूर करना भी उनका एक उद्देश्य है, और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पहुंच सन 2017 तक करना। ये हमारा RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे विद्यालय आयोजन में सम्मिलित किया जाता है? ए स्थानिक एवं अनुदेशनात्मक सुविधाएं, बी जानकी आयाम, सी स्थानिक एवं जानकीय आयाम, डी मानदंड स्थानिक एवं जानकीय आयाम। द करेक्ट आंसर इज सी, स्थानिक एवं जानकीय आयाम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? ए विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों से अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, बी नामांकन व उपस्थिति की सुनिश्चित करना, सी विद्यालयों के मध्य महाभोजन योजना का प्रबंधन, डी अध्यापक परीक्षण की योजना तैयार करना। द करेक्ट आंसर इज डी अध्यापक परीक्षण की योजना तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित हैं। ए 35 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे, बी 40 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे, सी 45 शिक्षण के घंटे, 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे। द करेक्ट आंसर इज डी 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। ए 4, बी 5, सी 6, 7,
डी 7। द करेक्ट आंसर इज सी 6 कि कक्षा 1 से 5 तक में अगर 200 छात्र पे 6 टीचर्स की व्यवस्था होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। ए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बी SIRT, सी सर्व शिक्षा अभियान, डी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। द करेक्ट आंसर इज बी SIRT। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 ए अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर में छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम द्वारा राजस्थान में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद के राज्य को शैक्षिक प्राधिकारी संस्था घोषित किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, SIQE का पूरा नाम क्या है? ए राज्य सरकार द्वारा सतत एवं मापक मूल्यांकन व बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया के आदर्श विद्यालयों को लागू करने का निर्णय लिया। इसके हेतु SIQE स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन नामक प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। द करेक्ट आंसर इज ए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ये किसका फुल फॉर्म है? SIQE का। क्वेश्चन नंबर 24, IASI CTE एवं सभी जिलों के डाइटिस को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं सम्मेलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है। ए SIIRT, बी रमसा, सी SSA, डी RSTP। द करेक्ट आंसर इज ए SIERT। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की स्थापना 11 नवंबर 1978 में उदयपुर में की गई। यह विद्यालयीय शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक का निर्माण, शिक्षण परीक्षण आदि से संबंधित कार्य संपादित करती है। क्वेश्चन नंबर 25, सतत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत साक्षर भारत कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा आयाम और शामिल किए गए हैं? ए चुनावी एवं वित्तीय साक्षरता, बी कानूनी साक्षरता, सी आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा, डी ये सभी। 8 सितंबर 2009 के प्रारंभ किया गया साक्षर भारत कार्यक्रम केंद्र द्वारा शुरू की गई योजना है जो 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर व नवसाक्षर व्यक्तियों के लिए प्रारंभ की गई है, अतः इन प्रश्नों को आयोग द्वारा हटा दिया गया है। तो उन्होंने बताया है कि ये 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर व नवसाक्षर व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय है शिक्षा में ICT, बी बिना बोझ के सीखना, सी प्रसारण के माध्यम से सीखना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऊपर ये क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें पूछा था बिना बोझ से सीखना ये किसकी रिपोर्ट है, तो वो यशपाल जी की थी। तो यहाँ पे पूछा यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय क्या है, तो इनका विषय है बिना बोझ के सीखना। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, an open classroom environment where teachers and students are participatory and pay attention towards one another. In this environment, in which level of teaching will be helpful? कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा? ए मेमोरी लेवल, बी अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी रिफ्लेक्टिव लेवल, डी ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। ए है हमारा स्मरण स्तर, बी अवबोध स्तर, सी विमर्शी स्तर, डी स्वायत्त विकास स्तर। द करेक्ट आंसर इज सी रिफ्लेक्टिव लेवल, विमर्शी स्तर। विभिन्न शिक्षण स्तरों का सहयोग से शिक्षण प्रक्रिया संभव है। विमर्शी शिक्षण स्तर इन शिक्षण स्तरों में से एक है जो मुक्त कक्षा वातावरण में एक छात्र एवं अध्यापक की एक सहभागिता होती है और प्रायः एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग? निम्नलिखित विशिष्टताओं में से कौन सी शिक्षण के अवबोध स्तर का वर्णन करती है? ए सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन टू प्रमोट रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंटेड, प्रस्तुत तथ्यों को स्मरण रखने की शक्ति को प्रोन्नत करने के लिए सुव्यवस्थित सोपनिक प्रस्तुति। बी गिविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन कंसेप्ट्स, अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरण देना। सी इंसिस्टिंग ऑन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के प्रभावी भंडारण का बल देना। डी हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग
अ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, तथ्यों के बीच संबंधों का अवलोकन व प्रोन्नत करने में सहायक होना। ई क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, तथ्यों एवं सूचनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण। देखिए यहाँ पे मैं पूरा इसलिए पढ़ती हूँ ताकि आपको ऑप्शंस भी पता हो। आपको पता होने चाहिए कि जब इस तरह का क्वेश्चंस होते हैं तो ऑप्शन क्या होते हैं, इसलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। अदरवाइज हम क्वेश्चंस पढ़ के डायरेक्ट सॉल्यूशन पे भी जंप कर सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे कैसे बातों में घुमाता है क्वेश्चन पेपर, इसलिए हमें सारा पढ़िए और फिर उसका करेक्ट आंसर पढ़िए। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज डी, बी एंड डी ओनली। तो बी है गिविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन कंसेप्ट्स, एंड डी हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग अ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, तथ्यों के बीच संबंधों के अवलोकन व प्रोन्नत करने में सहायक होना। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी शिक्षण के अवबोधक स्तर का वर्णन करती है। तो आंसर है बी और डी। क्वेश्चन नंबर 29, in which level of teaching the teacher's role is more active rather than being interactive, शिक्षण के कौन से स्तर पर अध्यापक की भूमिका अंततः क्रियात्मक होने के बजाय अधिक सक्रिय होती है। ए मेमोरी लेवल, बी अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी रिफ्लेक्टिव लेवल, डी ऑटोनोमस लेवल। द करेक्ट आंसर इज ए मेमोरी लेवल। शिक्षण की स्मृति स्तर पर अध्यापक की भूमिका अन्यथा क्रियात्मक होने की वजह अधिक सक्रिय होती है। इस स्तर पर शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया मूल्यांकन उद्दीपन प्रतिक्रिया का आधारित होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखिए फिर से पढ़िए इसको कि शिक्षण में कौन से स्तर पर अध्यापक की भूमिका अंततः क्रियात्मक होने के बजाय अधिक सक्रिय होती है, कि जब जो लेवल ऑफ टीचिंग है उसमें टीचर रोल मोर एक्टिव होता है रेदर देन बीइंग इंटरैक्टिव। तो व्हेन ही फोकसेस ऑन मेमोरी लेवल, जब वो स्मृति स्तर पर ज़्यादा फोकस करता है तो वो इंटरैक्टिव होने के बजाय बहुत ही ज़्यादा किस रोल पर एक्टिव होता है कि याद हो जाए सामने वाले को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ए क्लियर ऑर्गेनाइज्ड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, विमर्शी शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है। स्पष्ट संगठित और सुसंचरित विषय वस्तु, बी व्यक्तित्व अंतःक्रियात्मक और उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक आदान प्रदान, सी व्यवस्थित सुनियोजित और द्रुत प्रश्न उत्तर सत्र, डी तार्किक सुसंगत और उदाहरण आधारित प्रस्तुतियां। द करेक्ट आंसर इज ए कि स्पष्ट संगठित और सुसंचारित विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इन द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ए नॉलेज ज्ञान, बी एप्लीकेशन अनुप्रयोग, डी 3 अंडरस्टैंडिंग अवबोध, 4 एनालिसिस विश्लेषण, 5 सिंथेसिस संश्लेषण। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में ज्ञानात्मक व्यवहारों के सही क्रम की पहचान करें। तो सही क्रम बताना है इसमें हमें, तो सही क्रम है हमारा, ठीक है यहाँ पे देखिए सही क्रम है हमारा, सबसे पहले आएगा ज्ञान दैट इज नॉलेज, फिर अवबोध अंडरस्टैंडिंग, फिर अनुप्रयोग एप्लीकेशन, विश्लेषण और फिर संश्लेषण। ठीक है, सबसे पहले ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, फिर संश्लेषण। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों का अधिक्रम से ज्ञानात्मक व्यवहारों का सही क्रम ये है। तो पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, फिर आपको एप्लीकेशन देखना है उसको, फिर उसको आपको समझना है, एनालिसिस करना है, फिर उसका सिंथेसिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस स्तर के शिक्षण में तथ्य और सूचना पर विशेष बल दिया जाता है। फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन गेट फोकस्ड इन विच लेवल ऑफ टीचिंग। अब ये पूछ रहा है कि किस स्तर में शिक्षण के किस स्तर में सूचना और तथ्य दोनों पर ही बल दिया जाता है, तो वो होता है मेमोरी लेवल पे। द करेक्ट आंसर हियर इज ए मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज फीचर्स विच आर एसोसिएटेड विद इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज। निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी हैं। 1 गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस, निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास, बी फोकस ऑन कंसेप्ट्स एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशंस, प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारण अर्जन पर बल। 3 प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल इन स्मॉल एंड ईजी स्टेप्स, उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना। बी प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन, समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण। 5 लेइंग एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेटरी एंड कोलैबोरेटिव मूव्स, सहभागितापूर्ण और
सहयोगात्मक अभियानों पर बल दिया जाना। द करेक्ट आंसर इज बी। द करेक्ट आंसर इज बी। 1 2 3 ओनली। इसको एक बारी फिर से पढ़ लीजिए। 1 1 2 3 ओनली। गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस, फोकस ऑन कंसेप्ट एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चन आवर सेशन, प्रश्नोत्तरी द्वारा सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल, और प्रेजेंटिंग स्टिमुलस मटेरियल इन स्मॉल एंड इजी स्टेप्स। मतलब जो स्टडी मटेरियल है उसको स्मॉल और इजी स्टेप्स में प्रेजेंट करना, इसका थर्ड स्टेप है। Question number 35. In which of the teaching the activities of structuring, guiding and closely supervising the student's behavior is predominate? शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? ए. ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, स्वायत्त विकास स्तर, बी. रिफ्लेक्टिव लेवल, विमर्शी स्तर, सी. अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोधक स्तर, डी. मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर। द करेक्ट आंसर इज डी, स्मृति स्तर। ठीक है, स्मृति स्तर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36. In which level of teaching the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative examples of concepts? निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? ए. मेमोरी लेवल, बी. अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, स्मृति स्तर, बी. अवबोधक स्तर, सी. चिंतन विमर्शी चिंतन स्तर, डी. स्वायत्त विकास स्तर। द करेक्ट आंसर हियर इज बी, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसको समझिए। अवबोधक स्तर स्मृति और दृष्टिकोण को बताता है, जो शिक्षार्थियों को तथ्यों, सिद्धांतों तथा सामान्य स्थितियों को समझने योग्य बनाता है। ठीक है। अंततः अधिगमकर्ता अवधारणाओं के सकारात्मक व नकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद कर पाता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल। तो वो कर पाता है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो वो समझ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37. शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं व दूसरे के किसी उत्तर को स्विस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कहलाते हैं स्ट्रक्चरिंग, संरचना, बी. इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, अनुदेशनात्मक विविधता, सी. एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया में संलिप्तता, बी. प्रोबिंग, विशेष पश्चात। द करेक्ट आंसर इज डी, प्रोबिंग। क्वेश्चन नंबर 38. द फ्रेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इम्प्लाइज दैट। शिक्षण के टीएल मॉडल का अर्थ है ए. टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट्स, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, टीचिंग एम्स एट लर्निंग, एंड डी. टीचिंग कॉजेज लर्निंग। तो इसने पूछा द फ्रेज टीएल मॉडल ऑफ टेक्निक इम्प्लाइज दैट। द करेक्ट आंसर इज बी, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। ओके। क्वेश्चन नंबर 39. स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, बी. तथ्यों के मध्य संबंध देखने पर, सी. ट्रुथ प्रत्यास्मरण को सहायता हेतु व्यवस्थित प्रस्तुतियों पर, डी. समीक्षात्मक चिंतन पर, ई. तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता, एफ. एक विशेषता की दूसरी विशेषता में पृथक्कीकरण, डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हियर इज बी, ए, सी एंड ई। सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, द्रुत प्रत्यास्मरण में सहायता हेतु व्यवस्थित प्रस्तुतियों पर, तथ्यों को सही क्रम से लगाने की निपुणता, ये 3 है जो स्मृति स्तर में शिक्षण को बल दिया जाता है। शिक्षण के मुख्य 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। तो स्मृति स्तर में शिक्षण में निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाता है, वो है सोच एवं विचारों को व्यवस्थित करना, द्रुत प्रत्यास्मरण में सहायता हेतु व्यवस्थित प्रस्तुतियों पर, तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता। क्वेश्चन नंबर 40. किस शिक्षण स्तर में निरंतर स्तर के अधिगम परिमाणों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ए. स्मृति पर, बी. अवबोध स्तर, सी. विमर्शी चिंतन, डी. स्वायत्त विकास स्तर। द करेक्ट आंसर इज ए. स्मृति स्तर। यहाँ पे देखिए डायग्राम है,
स्मृति स्मृति स्तर, फिर है अवबोध स्तर, फिर है चिंतन स्तर। फर्स्ट यू विल लर्न, फिर आप उसको अवबोध करोगे और फिर उस पर आप चिंतन करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका। क्वेश्चन नंबर 41, विमर्शी चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित हैं। ए, शिक्षक द्वारा तथ्यों तथा सूचनाओं की व्यवस्थित तथा अनुक्रमिक प्रस्तुति से। बी, समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रियाओं में छात्रों के अन्वेषण और तथ्य संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने से। सी, छात्रों द्वारा तथ्यों को स्पष्ट किए जाने तथा उनकी व्याख्याओं किए जाने से। डी, शिक्षक द्वारा ठोस तथ्यों की प्रस्तुति एवं उसकी कार्योन्मुख अनुक्रम से। द करेक्ट आंसर इज बी, कि समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रियाओं में छात्रों के अन्वेषण और तथ्य संबंधी व्याख्याओं में सहायता प्रदान करने से। क्वेश्चन नंबर 42, प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग सीधे करेक्ट वाले पढ़ेंगे, 1, 4 एंड 5। तो प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में उन्हें चुने जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। तो मुख्य व्यवहार किसे कहा जाता है कि सभी विद्यार्थियों के प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी को, प्रस्तुतिकरण की विविध तरीके को, कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हेतु दुर्व्यवहार को रोकना। ये उसके मुख्य 3 मुख्य व्यवहार हैं जिससे प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दी गई सूची में से उन शिक्षण विविधियों की पहचान कीजिए जिनमें स्वाद जन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। ए, श्रव्य दृश्य उपकरणों की सहायता से व्याख्यान। 2, समूह शिक्षण। 3, ट्यूटोरियल। 4, समस्या समाधान विधि। 5, श्याम पट पर लिख कर समझाने की विधि। 6, समूह चर्चा। द करेक्ट आंसर इज बी, 3, 4, 6। 3, 4 एंड 6। समूह चर्चा एक अच्छा एग्जाम्पल है, समस्या समाधान विधि और ट्यूटोरियल। शिक्षण विधियों की पहचान कीजिए जिनसे संवाद जन्म विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। द करेक्ट आंसर हियर इज बी, 3, 4 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 44, नीचे के 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ ए में शिक्षण पद्धति की सूची दी गई है और स्तंभ बी में पद्धति को फोकस की सूची दी गई है। स्तंभ ए और स्तंभ बी को सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो व्याख्यान पद्धति है हमारी बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना, व्याख्यान पद्धति है। बी, प्रदर्शन विधि हमारी अनुभव आधारित अभिगम। सी है हमारी परियोजना विधि विद्यार्थी विभिन्न कार्यलाप एक साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं। डी, सहयोगात्मक विधि, यह है हमारे किसी कार्य से प्रतिभाग परकता और जोर देना, किसी कार्य से प्रतिभाग परकता पर जोर देना। ठीक है, द करेक्ट आंसर हियर इज डी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है। ए, 2 से अधिक अध्यापक शिक्षक कार्य करते हैं। बी, 2 से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा के एक साथ मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ते हैं। सी, 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा में पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। डी, अध्यापकों की एक टीम जो विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु तैयार और उपलब्ध रहती है। द करेक्ट आंसर हियर इज सी, कि 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है। ए, सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का, सांस्कृतिक रूपांतरण का। डी, उपयुक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। कि शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है, तो तीनों का ही शक्तिशाली साधन है, सामाजिक, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक रूपांतरण, तीनों का ही। क्वेश्चन नंबर 47, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए, तर्क वितर्क, सूचना, विचार या विवाद। द करेक्ट आंसर इज सी, कि कक्षा के परस्पर संवाद से विचार उभर कर आने चाहिए। ठीक है,
ये कह रहे हैं यहाँ पे कि कक्षा में परस्पर संवाद से विचार उभर कर आना चाहिए। कक्षा में परस्पर संवाद किसी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है जिससे शिक्षक एवं छात्र दोनों भाग लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। वर्तमान ज्ञान को पहले से ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, पुनः शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, शिक्षण सामग्री की प्रस्तुतिकरण। इसको आप पॉज करके भी यहाँ पे रीड कर सकते हैं इसका करेक्ट आंसर है डी, कि शिक्षण प्रक्रिया का ठीक क्रम निम्नलिखित है। शिक्षण लक्ष्य को सूत्रबद्ध करना, वर्तमान ज्ञान को पहले से ज्ञान से जोड़ना, शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन और फिर पुनः शिक्षण। 49, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? ए व्याख्यान, बी विचार विमर्श, सी निरूपण, डी वर्णन। द करेक्ट आंसर इज सी, निरूपण। शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग निरूपण डिमॉन्स्ट्रेशन है। इस माध्यम से छात्रों को वास्तविक वस्तुओं, चित्रों अथवा प्रयोगों के माध्यम से सिखाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाते समय उदाहरण के प्रयोग के माध्यम से किसी तथ्य को सभी पक्षों का स्पष्टीकरण, प्रमाणीकरण व प्रदर्शन इत्यादि कक्षा के विद्यार्थियों के मध्य कराता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? We have completed our 49 questions. इसका सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस अप्रॉक्स 100 हैं। सो सी यू देन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।